जय श्री राम एवरीवन। 2024 आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस पर एक सीरीज़ हम बना रहे, एक श्रृंखला बना रहे हैं, जिसमें मेष और वृषभ को पिछली बार हमने कवर किया। वृषभ में कुछ तकनीकी कारणों से सितंबर के बाद का पार्ट हम नहीं उस समय पोस्ट कर पाए, तो आज इस वीडियो में आप वृषभ का बाकी का बचा भाग, मिथुन और कर्क के बारे में जानेंगे कि 2024 उनके लिए कैसा जाने वाला है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। शुरुआत करते हैं वृषभ से। वृषभ के लिए हम अगस्त तक पहुंच गए थे, अब हम सितंबर से आरंभ करेंगे। सितंबर 2024 से क्या क्या ग्रहों का चाल रहेगी और उसका आप पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। सबसे पहले अगस्त के महीने में आपका लग्नाधिपति यहाँ नीच का हो जाएगा, यानी पंचम भाव में बैठेगा और साथ में वो नीच का भी होगा। वाणी भाव में उस समय मंगल केतु का प्रभाव रहेगा, मंगल यहाँ विराजित रहेगा और शुक्र केतु के साथ होगा। मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को समझें तो लग्नाधिपति का पंचम में नीच होना, वाणी भाव में मंगल का होना, ये दिखाता है कि उस समय कुछ कटु वचन बोलने की वजह से, कुछ नेगेटिव बोलने की वजह से आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। तो सितंबर के महीने में ध्यान रखिएगा, किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ें, और पढ़ें तो कम से कम अपशब्दों का इस्तेमाल करें। ये सोचें कि आगे जाके अगर वापसी मित्रता करनी पड़ गई या वापसी कुछ करना पड़ गया तो ये वर्ड वापसी कैसे लिए जाएं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अक्टूबर में क्या होने वाला है? अक्टूबर में 5 क्रूर ग्रहों की युति आपके पंचम भाव में हो जाएगी। कौन कौन होंगे? सूर्य होगा, केतु होगा, बुध होगा, वहाँ पर चंद्रमा भी बीच में निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि पंचम भाव में जब बहुत सारे ग्रह होते हैं ना, तो आपका दिमाग कई जगह पर एक साथ चलता है, ठीक है, और फोकस करने में दिक्कत आती है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी तैयारी सितंबर अगस्त में और पहले से ऑलरेडी अच्छी करके बैठिएगा, जिससे कि अक्टूबर में आते आते ये परेशानी ना आए कि फोकस करने में कमी आए। अपार्ट फ्रॉम इट ये ठीक रहने वाला है। पंचम भाव में क्रूर ग्रह में जब पंचम अधिपति स्वयं भी इन्वॉल्व होगा तो हम यही कहेंगे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय ध्यान देना है, पर फाइनेंस के लिए वो टाइम पीरियड अच्छा है आपके लिए। दिसंबर में क्या होने वाला है? दिसंबर में लग्नेश और सप्तमेश आमने सामने होंगे। बस एक खास बात ये होगी कि मंगल नीच का होगा और शुक्र मकर का होगा और एक दूसरे को देख रहे होंगे, जैसा कि स्थिति अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब वैसे तो आमने सामने या ग्रहों का प्रभाव अगर एक दूसरे पर हो, इसको शुभ माना जाता है, पर यदि सप्तमाधिपति पराक्रम भाव में नीच बैठा हो और तब वो आपके लग्नेश को देखे, तो हम ये बोलते हैं पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपके पार्टनर के साथ आप इन्वॉल्व हैं, या अपने वैवाहिक जीवन में भी जो पार्टनर है उसकी बात मैं करूं तो उनका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन दोनों के साथ ये नीच का मंगल शुक्र की तरफ हे दृष्टि से देख रहा है, दीन दृष्टि से देख रहा है, इस वजह से यहाँ पर उनको सहयोग करना पड़ सकता है आपको, और आपको नुकसान हो सकता है। तो बिज़नेस वगैरह के बारे में ध्यान रखिएगा कि इस दौरान ये ना हो। और एक और चीज़, इस पूरे साल शुक्र वक्री नहीं होंगे, ये खास बात है। बहुत कम ऐसा होता है, हर साल अगर आप देखेंगे तो शुक्र बीच में कभी ना कभी वक्री हो ही जाते हैं, पर इस पूरे वर्ष शुक्र वक्री नहीं होने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि जो आपकी सोच है, आपके जो आइडियाज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पहले बोला और जो अब बोला, अगर आप उसको क्लब करके देखें तो ओवरऑल एक ठीक ठाक साल है, क्योंकि दशम भाव में क्रूर ग्रह है आपके। अगर मैं राहु की बात करूं 11वें भाव में है, वो दोनों ये दिखा रहे हैं कि ओवरऑल साल अच्छा जाएगा। मैंने जानबूझ के थोड़ा जो जिन बातों का ध्यान रखना है उसको जान के स्ट्रेस देकर बोला, जो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, कि इसको भी अगर हम कंट्रोल कर लें तो साल की बेहतरी और अच्छी हो जाएगी। अब मिथुन के बारे में बात करते हैं। मिथुन में अगर हम आरंभ करें तो नवम भाव में भाग्याधिपति का गोचर, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। भाग्य का स्वामी तो आपकी कुंडली में वैसे ही भाग्य में कभी कभी आता है, परमात्मा की कृपा से इस पूरे साल उसकी जो गोचर है वो भाग्य स्थान में होगा, यानी भाग्य को प्रबलता दे रहा है।
12वें और 11वें भाव में कर्म भाव और सप्तम भाव का स्वामी जो कि गुरु बनता है वो गोचर करेगा। आधे साल वो रहेगा 11वें भाव में और आधे साल रहेगा वो 12वें भाव में। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आपके विवाह की बातें जल्दी बन सकती है, इसको इस तरह पॉजिटिव देखें। लाभ भाव में तो देखिए कोई भी ग्रह चले उसको अच्छा मानते हैं, चाहे शुभ हो, चाहे क्रूर हो, चाहे मैंने अभी कहा शुभ हो। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का वहाँ पर गोचर फायदेमंद है। हमें नहीं भूलना चाहिए गुरु यहाँ पे कर्म आधिपति होकर भी लाभ भाव में आया है, यानी कि जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसको गेन में कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो मेहनत यहाँ पर सफल होती दिख रही है। शनि का गोचर भी यहाँ पर ठीक स्थिति को अच्छा कर रहा है। तो शुरुआत में साल में इस तरह के कॉम्बिनेशन दिखते हैं। और इसी साल में राहु आपके दशम भाव में होंगे। देखिए, 10वें घर के राहु के वैसे तो बहुत अच्छे फल बताए गए हैं। ये कहा जाता है कि और आज के कलयुग में तो इसके प्रभाव ज़्यादा है कि कम चीज़ भी ज़्यादा करके कैसे बेचनी है, वो क्वालिटी राहु को आती है। मेरी बात अगर आप समझ रहे हैं, अगर राहु जब दशम भाव में गोचर करता है तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, आपकी एक्चुअल वर्थ है, उससे ज़्यादा आप लोगों के सामने दिखा पाएंगे। ये एक एडवांटेज रहता है। तो राहु 10वें घर में है, वो भी आपके लिए ओवरऑल लाभदायक है मिथुन लगन के हिसाब से देखें तो। अब होने क्या वाला है, साल के शुरुआत में सप्तम भाव में 2 क्रूर ग्रहों का गोचर होगा। यहाँ पर मंगल भी है और सूर्य भी गोचर करेगा मकर संक्रांति से पहले तक। वैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो मकर संक्रांति निकल चुकी है, तो वो मकर में आ चुका है, लेकिन स्टिल शुरुआत के साल में यहाँ पर अग्नि तत्व 2 ग्रहों का प्रभाव था, जिसे शुभ नहीं माना जाता। और इसमें तनाव रहने की संभावना, सर में दर्द रहने की संभावना, गुस्सा आने की संभावना और बीपी हाई रहने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। फरवरी में आते हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह में लग्नेश और भाग्येश की युति हो जाएगी, यानी कि बुध महाराज आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? फरवरी के आखिरी सप्ताह में। भाई, अब लग्न के स्वामी का नवम में जाना बहुत अच्छा माना गया है, ऊपर से नवमेश के साथ बैठना वो भी अच्छा माना गया है। तो ये उन्नति कारक है, भाग्य उन्नति को दिखाता है। हालांकि ये गोचर बहुत लंबी अवधि तक नहीं रहता है, पर फिर भी अगर कोई बड़ा निर्णय लेना था, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे, कोई करियर में अच्छा चेंज की सोच रहे थे, या कोई नया प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे थे, तो ये साल, ये वाला फेस आपके लिए बेहतर रहेगा। एक और ख़ास बात क्या है, उसी दौरान जिस समय ये शनि बुध यहाँ चल रहे होंगे, ये जो मंगल आपको नज़र आ रहा है सप्तम में, ये शिफ्ट हो जाएगा आपके अष्टम में। 8वें घर में होगा तो ये आपके लाभ भाव को भी देखेगा और धन भाव को भी देखेगा। मैं दोबारा कह दूं कि लाभ भाव का स्वामी अपने घर को देखेगा, धन भाव को देखेगा। ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। अगर आप रियल एस्टेट या मंगल से जुड़ी किसी काम में हैं, तो अगर आप शेफ़ हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, आप सिविल वर्क करते हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, तो ये टाइम पीरियड वहाँ से गेन को दिखाता है। और वो भी ऐसे गेन को जिस सौदे में लग रहा था कि यार यहाँ से कुछ निकलेगा नहीं, वहाँ से कुछ निकल जाए, उसके योग बनाता है। तो ये मंगल का गोचर फिर और साथ में लग्नेश और भाग्येश का साथ होना, ये दोनों इस योग को बेहतर कर रहा है। मार्च के महीने में आए तो मार्च के महीने में लाभ भाव, संघर्ष भाव और उनका स्वामी, दोबारा दोहराता हूँ, आपकी कुंडली का लाभ का स्वामी मंगल है और 6th लॉर्ड भी मंगल है, वो दोनों 9th हाउस में सैटर्न के साथ ट्रांजिट कर रहे होंगे। यानी कि अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो शनि की दृष्टि आपके आय पर भी होगी, आपके संघर्ष भाव पर भी होगी और उसके स्वामी से आपकी युति भी होगी। इसका मतलब है शनि ने पूरा कंट्रोल मंगल के सारे ट्रेट पर किया हुआ है। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी एथिकल काम में हैं तब तो ग्रोथ के चांसेस हैं। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसको समाज आप जिसकी तारीफ़ करता है, जैसे टीचिंग प्रोफेशन है या मेडिकल लाइन है या कोई और ऐसा काम है जहाँ पर समाज का वहाँ पर आपको अप्रूवल मिला हुआ है, तो वो आपके लिए लाभदायक है। लेकिन अगर आप किसी अनएथिकल वर्क में हैं, जैसे सट्टा है या और जुआ है या कुछ और ऐसे काम, उन कामों में यदि हैं तो वहाँ नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। एक बात और, छठे से छठे दोनों घर पर भाग्याधिपति की दृष्टि रोग को नाश करने में या रोग को काटने में हेल्प कर सकती है।
तो अगर आप बीमार हैं या कोई मेडिसिन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेडिसिन है, तो मैं कहूँगा इस टाइम पीरियड पर अगर आप लेते हैं तो वो लाभदायक होगा। एक और बात, लाभाधिपति अपने से लाभ भाव में गया है, यानी 11वें का स्वामी अपने से 11वें गया है। इसको कैसे देखते हैं? भावात भावम नियम कहता है कि ये फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक होता है, और ये बात सही भी है। तो जैसा मैंने कहा, लाभ के लिए शुभ है यदि आप एथिकल वर्क में हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए ये भाग्य स्थान है, ये भाग्याधिपति है, धर्माधिपति है। तो धर्म से अप्रूवल जिन कामों को मिली हुई है, यदि उन कामों में आप हैं तो वहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि ग्रोथ होगी। अन्यथा सट्टे में और इस तरह के काम में उस दौरान आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहें। अब आगे बढ़ते हैं। मार्च के लगभग पूरे महीने लग्नेश भी नीच का रहेगा और राहु से युति भी करेगा। आप इसको समझिएगा, राहु यहाँ पर चल रहा है, साथ में बुध भी होगा यहाँ पर लगभग मार्च के पूरे महीने। अब लग्नेश नीच होकर राहु के साथ हो तो छटपटाहट में हम गलत निर्णय लेते हैं। देखिए इसको समझिएगा, कुछ निर्णय हम लेते हैं दंभ में आके, जो मैंने वृषभ में बताया था, अगर जब शुक्र उच्च का होकर राहु से युति कर रहा था। और कुछ निर्णय हम लेते हैं जब हम असफल हो रहे हो और हमें लगता है अपनी असफलता को कैसे बैलेंस आउट करें। मुझे जैसे लोग मिलते हैं, बताते हैं कि मान लीजिए कोई जुए में हार रहा हो, तो हारी हुई बाजी को बराबर करने के लिए या प्लस में करने के लिए और जुआ खेलते हैं। ये है असफलता और छटपटाहट में अधिक प्रयास करना। तो जब लग्नेश नीच का हो, जैसा कि आपका उस दौरान रहेगा मार्च में, और वो भी राहु के साथ, तो आपने ध्यान देना है कि अगर कोई डिफीट या किसी तरह का अगर लो पैच भी आया है तो उसमें ज़्यादा व्यथित ना हो, जैसा चल रहा है चलते रहने दें। वहाँ पर आप गलत निर्णय ले सकते हैं और बड़े चक्कर में फंस सकते हैं, इसको दिमाग में आप रखिएगा। अप्रैल में आपके लग्नेश वक्री हो जाएंगे और फिर राहु से मीन में युति करेंगे। ध्यान से समझिएगा, अप्रैल में क्या होगा कि बुध पहले तो मेष में जाएगा, ठीक है, मेष में जाके वो रेट्रोगेट हो जाएगा, वक्री हो जाएगा और वापसी राहु की तरफ बढ़ेगा और राहु से युति करेगा। तो शत्रु राशि में वक्री होना लाभदायक माना गया है, या यूँ कहूँ कि उसमें आप जो डिफीट है उसको एक्सेप्ट नहीं करें, प्रयास करें, वो ठीक है सब, लेकिन मीन में जब होगा तब इस बात से बचना है। मेष में फ़ायदा ही रहेगा इस तरह के व्यवहार से। आगे मई के आरंभ में मंगल का प्रभाव लगन पर, लगन के स्वामी पर आने वाला है। मंगल उस दौरान आपके दशम भाव में होगा और लगन पर प्रभाव डालेगा, राइट। लगन पर प्रभाव मंगल का आना इस लगन के लिए लाभदायक नहीं होता। छठे से छठे का स्वामी है, छठे घर का स्वामी है, लग्नेश का कोई खास मित्र भी नहीं है, एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, तो इसको अच्छा नहीं माना गया। और जब राहु के साथ हो तो थोड़ा और अनिष्टकारक माना गया। अच्छा, तो क्या होने वाला है? मानसिक शांति पर प्रभाव पड़ सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन दो चीज़ों का आपने मई के आरंभ में ध्यान देना है कि वहाँ पर सेहत की दिक्कत ना हो, लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन कीजिएगा। इसको इस तरह देख सकते हैं। इसके बाद जून माह में क्या होने वाला है? जून के महीने में लाभ भाव, संघर्ष भाव, उनके स्वामी मंगल पर फिर दोबारा भाग्य के स्वामी की दृष्टि होगी। क्या अर्थ है इसका? मंगल मेष में चला जाएगा, यानी अपने घर का हो जाएगा, जिसे हमें अच्छा लेना चाहिए और है भी अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शनि की दृष्टि फिर मंगल पर आएगी, फिर लाभ भाव पर रहेगी, फिर वो छठे को भी देखेगा। तो इस स्थिति में ये जो कॉम्बिनेशन है वो ये इंडिकेट करता है एथिकल अर्निंग कर रहे हैं तो फ़ायदा है, अगर अनएथिकल मीन्स से कमाई हो रही है तो फिर वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। सेहत का यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई मेडिकेशन या जैसे मैंने पहले भी कहा इस दौरान होती है तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। आगे जुलाई के आरंभ की बात करते हैं। जुलाई के आरंभ में भाग्यस्थान का स्वामी वक्री हो जाएगा, अपने घर में वक्री हो जाएगा। अपने घर में वक्री होना मतलब सही स्थिति में ज़्यादा प्रयास करके उसको खराब करना। आप ऑलरेडी अच्छी जगह पर है, आप एग्जॉल्ट अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो उसके बाद ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसा चल रहा है उस स्थिति को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ वक्रत्व का प्रभाव आपके लक और पिता की सेहत पर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फ्लक्चुएशन फील हो सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट पूरा होते होते लास्ट मोमेंट पर अटक जाए, कोई काम ऐसा लगे कि यार ये तो हो जाना चाहिए, डील तो अभी फाइनल हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ डिले आ जाए, कुछ समय की देरी आ जाए, ये उसको इंडिकेट करता है।
मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जो हम सब बातें अभी कर रहे हैं वो गोचर पर आधारित है कि उस दौरान मंगल कहाँ होगा, शनि कहाँ होगा। ये सब तब प्रभावशाली होते हैं जब जन्म कुंडली में योग हो, जन्म कुंडली में वो संभावनाएं हो, तो वो संभावनाएं घटित इस समय हो जाती हैं। अगर आपकी पत्रिका में ऐसी कोई संभावना ही नहीं है तो फिर ये गोचर का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी दोहराया, तो बोला था मैंने कि भाई हम लोग क्या करते हैं, गोचर देखते कि अरे बस 2024 ऐसा बता रहे, अच्छा बता रहे तो अच्छा ही होगा, भगवान करे अच्छा ही जाए, और मोस्टली का अच्छा जाएगा भी। लेकिन हमें जन्म कुंडली के योग दशा को देखने के बाद ट्रांजिट पर आना चाहिए। अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारा जो फल कथन है, जो असेसमेंट है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अन्यथा ये सीधे सीधे लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि जुलाई के आरंभ में भाग्यस्थान के स्वामी वक्री, फ्लक्चुएशन इन लक, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर फादर हेल्थ। अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सकता है उनको मेंटेन रखने के लिए उसका ध्यान रखें। अगस्त में क्या होगा, अगस्त में लग्न का अधिपति बुध तीसरे भाव में वक्री हो जाएगा। शत्रु राशि नहीं है वो उसकी, बुध सूर्य को मित्र मानता है। मैं दोहराऊंगा, बुध सूर्य को मित्र मानता है और फिर वो वहाँ वक्री है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप वैसे तो मिथुन लगन में पैदा होना ही, और थोड़ा सा भी अगर थोड़ा अच्छे योग हो तो बंदे बड़े अच्छे ओरेटर होते हैं, बातचीत बड़ी अच्छी करते हैं, किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं बातचीत में। क्या बोलते हैं, बातचीत के जाल में फंसा के किसी को भी अपने आभा मंडल में ले लेते हैं, अपने प्रभाव में ले लेते हैं। ये अच्छी बात है। अब उस कालपुरुष की तीसरी राशि का लगन में होना और लग्नाधिपति का तीसरे भाव में वक्री होना, ये दिखाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर इस समय ज़्यादा प्रयास करने की वजह से दिक्कत आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, उस दौरान दूसरे की सुनिएगा भी, अपनी अपनी मत कहिएगा, क्योंकि एक कन्वर्सेशन, एक अच्छा वक्ता वही है जो दूसरे को सुनकर समझकर उसके अनुरूप आचरण कर सके। तो उस आधार पर जब तीसरे भाव में बुध आपका वक्री चल रहा होगा, ऐसा नहीं करना कि दूसरे वाला आपके फेवर की बात कर रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं और आप अपनी तरफ से अपने पॉइंट रखे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा रहेगा। आगे हम आ गए थे जुलाई में, हमने अगस्त में की बात की, अब आते सितंबर में। सितंबर के अंत में लग्नेश उच्चावस्था में होगा। कहाँ होगा, चौथे भाव में होगा। मंगल से दृष्ट होगा, मंगल की दृष्टि होगी, सूर्य से अस्त होगा, यानी अपने ही घर में अच्छा खासा पीड़ित होने जा रहा है मंगल। कब, सितंबर के अंत में। और इस स्थिति में हम क्या देखते हैं, जब व्यक्ति उच्च का होकर या स्वराशि का होकर फिर बाहरी ग्रहों से पीड़ित हो जाता है। बाहरी ग्रह मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स खराब हो जाते हैं, खुद तो वो अपने घर का बैठा है, वो एडवांटेज थी, पर बाकी चीज़ें उसके फेवर में नहीं जा रही है। तो ये दिखाता है योग्यता होने के बावजूद आपको सफलता ना मिलना, आपकी सफलता में रोड़े अटकना। उसके कारण क्या होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर, आपकी योग्यता नहीं। मेरी बात आप समझ रहे? जैसे एक बच्चा पढ़ लिख अच्छा जाए, अपनी तैयारी अच्छी कर ले और उसके बावजूद वो उसको कन्वर्ट ना कर पाए नंबर में, या अंक उतने अच्छे ना आए ड्यू टू एक्सटर्नल रीज़न, तो वो इस तरह के योग बनते हैं। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन चौथे घर में बनेगा, तो मैं आपको इस दौरान पारिवारिक निर्णय और प्रॉपर्टी रिलेटेड निर्णय लेने से मना करूंगा कि थोड़ा रुक जाइएगा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो यहाँ पे जो ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है उसको ख़त्म होने के बाद आप आगे बढ़ें, वरना ये परेशानी आ सकती है। यहाँ पर ग्रहण भी होने वाला है, चौथे भाव में ग्रहण पड़ेगा आपके सितंबर अक्टूबर के दौरान, और वहाँ पर ही लग्नेश भी होगा। तो जैसे मैंने कहा, पारिवारिक निर्णय सितंबर अक्टूबर में नहीं ले, दिवाली आने दीजिए, दीपावली क्रॉस होने के बाद सोचिएगा कि अब आगे कैसे करना है। इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अवधि में गलत निर्णय होने के योग ज़्यादा है। अच्छा, एक और बात, क्योंकि सूर्य से अस्त हो रहा है, सूर्य इसमें तीसरे घर का स्वामी है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस वजह से हम ये कहेंगे जो भी थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन है, जैसे आपके मित्र, आपके छोटे भाई बहन, आपकी हॉबीज़, ये सब आपके पारिवारिक मामलों में परेशानी या उनकी वजह से दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात क्या होगी, जब ये सब ग्रहों के योग चल रहे होंगे, मैं दोबारा थोड़ा बना के समझाता हूँ। यहाँ पर सूर्य भी होगा सितंबर में, यहाँ केतु होगा, यहाँ बुध होगा,
तो आप चौथे में हैं और फिर पीड़ित हो रहे हैं, फिर मंगल की दृष्टि आ रही होगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक जो सेविंग फैक्टर है वो है बृहस्पति की दृष्टि। बृहस्पति उस समय आपके द्वादश में चल के इसको पूरे कॉम्बिनेशन को निहार रहे होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन साथी का सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, उनका विचार उस परिस्थिति के मामले में जो भी हो, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो एक सेविंग फैक्टर की तरह उस दौरान आपके लिए काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवंबर दिसंबर में वाणी का प्रयोग ध्यान से करें, क्योंकि मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे और कुछ समय बाद वक्री भी हो जाएंगे दिसंबर में। तो थोड़ा ध्यान से बोलिएगा कि किसी को कोई बात चुभे नहीं, कोई बात ऐसी ना हो जिसकी वजह से परेशानी आए। और एक और बात, एक थोड़ा जो मैं बताना भूल गया आपको, सितंबर के महीने में, सितंबर के आखिरी समय के दौरान पंचम अधिपति चौथे में केतु के साथ होगा। उस अवधि में आपकी पढ़ाई में मन उचाट हो सकता है अगर आप छात्र हैं तो। अगर आप प्रेम संबंधों में हो तो वहाँ परेशानी आ सकती है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब थोड़ा इसको वापसी चलते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं क्या कहा गया। 2024 में पूरे साल आपका भाग्याधिपति भाग्य भाव में खूंटा गड़ाए बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका सप्तम और दशम अधिपति लाभ भाव में है, दशम का स्वामी लाभ में, ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा है। उसके अलावा राहु का 10th हाउस में होना बड़ा अच्छा बताया जाता है, वो भी आपका है। तो साल खराब नहीं जा रहा है आपका। लेकिन जो बीच बीच में समय आता है ना, कुछ महीने ऐसे आते हैं जहाँ पे ग्रहों की चाल हमारे खिलाफ चली जाती है, या यूँ कहूँ कि जितना अच्छी अपेक्षा हमारी होती है उतना अच्छा नहीं होता। उसके बारे में मैंने आपको सलाह दे दी है कि मेरा असेसमेंट इसके बारे में क्या है। बाकी आप अपना ध्यान रखें। और अब हम कर्क पर आएंगे, कर्क के बारे में जानेंगे कि 2024 कैसा है। कर्क के लिए कैसे देखेंगे? देखिए, कर्क के भाग्य स्थान में राहु का गोचर, जिसको शुभ नहीं माना जाता। अष्टम अधिपति में अष्टम भाव का गोचर रहने वाला है, उसको भी बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं माना गया। ससुराल के लिए अच्छा है, अगर आप शादीशुदा हैं तो उनकी ग्रोथ होती हुई दिखेगी, उनको एडवांटेज मिलती हुई दिखेगी। इसके अलावा छठे भाव का स्वामी आपके कुंडली में गुरु बनता है, जो आपके कर्म भाव में रहेगा और उसके बाद लाभ में चला जाएगा। ये थोड़ा अच्छा है, क्योंकि 2, 6, 10 के स्वामी अगर 2, 6, 10 भाव में रहे तो पैसे के लिहाज से ये टाइम पीरियड अच्छा रहता है। तो उस आधार पर इसको अच्छा ले सकते हैं। उसके बाद भी जब ये गुरु आधे साल के बाद वृषभ में चला जाएगा, तो छठे का स्वामी अपने से छठे जाना, या एक उपचय भाव का स्वामी दूसरे उपचय भाव में जाना लाभदायक होता है आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये साल ऐसा रहने वाला है। आखिरी के महीनों में सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और वैसे अगर मैं बात करूं 2024 कंपेयर टू अदर 3 लग्नास विच वी हैव कवर्ड, थोड़ा यहाँ परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं है, थोड़ी प्रतिकूल है, ध्यान से चलने की ज़रूरत है। साल का आरंभ होगा। साल के आरंभ में क्या होने वाला है, आपके छठे घर में 2 क्रूर ग्रह सूर्य मंगल चलेंगे, जो कि लाभदायक है। छठे घर में क्रूर ग्रह चलते हैं तो निर्णय लेने में आसानी होती है, आपके चेहरे का आभा मंडल देखने लायक होता है। तो वो एक एडवांटेज आपको ये जो सूर्य मंगल जब यहाँ पर रहेंगे तो उसका मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, 15 जनवरी से 2 फरवरी के बीच एक बड़ा ही अलग योग आपकी कुंडली में बनेगा, जो कि बहुत कम बनता है। दोबारा दोहराता हूँ, 15 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच। उसमें क्या होगा कि आपके इन तीनों घर में, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, बल्कि चारों घर में एक एक पापी ग्रह चल रहा होगा। मंगल वहीं पर होगा, सूर्य अगले घर में चला गया होगा, शनि तो आपको पता ही है कि अष्टम में चल रहा है, राहु आपके नवम में होगा। तो लगातार 4 भावों में 4 ग्रह, वो भी क्रूर ग्रह होना, ये दिखाते हैं कि परिस्थितियाँ, या जो आपको कहूँ कि आपका जो खूंटा है, एंकर है, वो हिला हुआ है, या आपका कहीं से पदच्युति हो सकती है, आपकी मूवमेंट हो सकती है, आपके सम्मान कम हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब ये ग्रह 15 जनवरी से 2 फरवरी के बीच चारों ग्रह हैं। उनमें से वैसे योग कारक भी है, वो लगन को देख रहा है, तो इतनी कोई गंभीर स्थिति नहीं है, पर फिर भी कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। 15 फरवरी के बाद क्या होगा? 15 फरवरी के बाद आपका जो ये सूर्य है, जो धनाधिपति बनता है, इस घर का स्वामी, वो शनि के साथ अष्टम में गोचर करेगा। अष्टम में 2 क्रूर ग्रह का गोचर
और वो भी एक अष्टमाधिपति, एक दूसरे का स्वामी। पैसा देने से बचें, पैसे की लेन देन से बचें उस दौरान, क्योंकि दिया हुआ पैसा फंस सकता है, वापसी नहीं आ सकता, ये दिखता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं कहूँगा उस दौरान ससुराल से तनाव भी रह सकता है, तो इसका ध्यान रखें आप। एक और चीज़ देखिएगा, हालांकि गुरु यहाँ पर आपके कुंडली में भाग्याधिपति होता है, पर छठे का स्वामित्व भी उसी के पास है। वो देख भी छठे को रहा होगा जब 10वें घर में बैठा होगा, तो ऐसे में उसकी एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर आती है। और शनि तो अष्टमेश है ही, वो भी आपके सेकंड को देख रहा है, यानी कि 6th और 8th लॉर्ड दोनों मिलकर आपके सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक मामला है, ससुराल और आपके बीच का संबंध है, उसमें तनाव आ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। बाकी कुछ छोटे समय के लिए ये अवधि रहेगी तो आप वो मैनेज कर पाएंगे। अब आते हैं 7 मार्च से 24 मार्च के बीच, तो उसमें तीसरे भाव के लिए एक अधियोग का निर्माण होगा। दोबारा दोहराऊंगा, 7 मार्च से 24 मार्च, लगभग पूरा ही मार्च हो गया। उसमें क्या है कि तीसरे घर से छठे, 7वें, 8वें एक एक शुभ ग्रह चल रहा होगा, जो कि बहुत अच्छा बताया गया है। अगर 3 शुभ ग्रह उन भावों में गोचर करें 3rd हाउस से, तो आपकी हॉबी के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए, आपके एफर्ट का रिजल्ट के लिए वो टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। तो मार्च का महीना ओवरऑल अच्छा जाने के योग बनते हैं कर्क के लिए। आगे अप्रैल में दोनों त्रिकोण अधिपति अष्टमेश के प्रभाव में होंगे। दोबारा समझिएगा, इस पूरे साल आपका एक त्रिकोण अधिपति बृहस्पति तो शनि की पूरे टाइम दृष्टि में ही रहने वाला है, जब तक वो वृषभ में नहीं चला जाता, आधे साल कह सकते हैं। तो आधे साल तो शनि की दृष्टि में आपका बृहस्पति रहेगा ही, पर उस दौरान वो पंचम के स्वामी मंगल को भी जब जब प्रभावित करेगा तो दोनों त्रिकोण अधिपतियों के ऊपर उसका प्रभाव हो जाएगा, जिसको ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है। इसका अर्थ क्या है? परिस्थितियों के कारण, दूसरे को खुश करने के कारण, दूसरे को बुरा न लग जाए इस बात को दिमाग में रखते हुए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति आपकी अवहेलना कर सकता है, आपको अपमानित कर सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दोनों त्रिकोण अधिपतियों का अष्टमेश के द्वारा प्रभावित होना ये कोई बहुत अच्छा योग नहीं बनता है। इस वजह से जैसा मैंने कहा कि दूसरे को प्रसन्न करने के प्रयास में आप अपनी परिस्थितियां बिगाड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। अप्रैल के अंतिम दिनों में जिन भावों पर शनि की दृष्टि है उन सभी के स्वामी पर भी शनि का प्रभाव हो जाएगा। दोबारा दोहराता हूँ, शनि किन भावों को देख रहा है? शनि अष्टम में चल के आपके दशम को देखता है। एक दृष्टि उसकी दशम पर आती है, एक उसकी सेकंड पर आती है, एक उसकी आपके पंचम भाव पर आती है। इन तीनों घर और इनके स्वामियों पर अप्रैल के अंतिम दिनों में इसका प्रभाव होगा। किसका प्रभाव होगा? शनि महाराज का प्रभाव होगा। इतना ही नहीं, ये कहूँगा आपके तीनों अर्थ त्रिकोण के अधिपतियों पर भी शनि का प्रभाव होगा। दोबारा समझिएगा, दूसरा, छठा, 10वां घर पैसे के लिए देखा जाता है। अष्टम का स्वामी शनि दूसरे घर को देखेगा, उसके स्वामी को भी देखेगा। गुरु जो कि आपकी कुंडली में छठे का स्वामी है उसको भी देखेगा, और मंगल जो कि 10वें का स्वामी है उसको भी देखेगा, यानी अर्थ त्रिकोण पर शनि का प्रभाव है। ऐसे में यहाँ पर भी अप्रैल के माह में भी मुझे ये कहना होगा कि पैसे की लेन देन विशेषकर ससुराल वालों के साथ करने से बचे, बेहतर है। और कोई लोन की रीपेमेंट का अगर आप सोच रहे हैं तो उस दौरान मत कीजिएगा। दोबारा दोहराता हूँ, ना तो लोन लेना है ना लोन की रीपेमेंट के लिए अप्रैल के महीने में जाना है, वो भी अंतिम दिन यानी कि 15 अप्रैल से लगभग 15 मई के दौरान। इससे बचिएगा, अदरवाइज़ वो जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें चक्कर बहुत पड़ेंगे, एक से ज़्यादा चक्कर लग सकते हैं, काम बनेगा नहीं। जिस उद्देश्य से आप करें वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। अब जून के आरंभ में आते हैं। जून के आरंभ में लाभ भाव में 4 ग्रह, क्या बात है। लाभ भाव में एक भी ग्रह हो तो उसको शुभ माना जाता है, और गोचर में जब 4 ग्रहों की युति हो तो उसको विशेष प्रभावशाली देखा जाता है। तो आपकी कुंडली में ये होने वाला है जून के आरंभ में। और 10वें घर में दिग्बली मंगल बैठा होगा जो कि आपके लिए योग कारक होता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल वो टाइम पीरियड जून का जो शुरुआती दिन है आपके ग्रोथ के लिए, आपकी उन्नति के लिए इस साल बहुत अच्छा फेस बनेगा, ध्यान रखिएगा उस दौरान। अब आते हैं जून के अंतिम भाव में, यानी कि आखिरी कुछ दिनों में, तो वहाँ पर भोग भाव में भोगेश और शुक्र की युति होगी। दोबारा समझिएगा,
द्वादश भाव का स्वामी बुध बनता है, उस दौरान बुध द्वादश भाव में ही बैठा होगा अपने घर का, साथ में शुक्र भी बैठ जाएगा। तो शुक्र जो भोग का कारक है वो भोग भाव में भोग के स्वामी से युति करे तो खर्चा होने के योग दिखाता है, वो भी अच्छी जगह, मतलब इंजॉयमेंट में, लग्जरी में, घर में कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, किसी अच्छी जगह पर खर्च होने के योग बनेंगे। कब? जून के अंतिम पड़ाव में। और भोग प्रवृत्ति बढ़ेगी भी, मतलब मन भी करेगा कि कुछ खर्च करना है, कुछ लेना है, कुछ बढ़िया करना है, तो भोग की प्रवृत्ति कर्क लगन के लिए उस दौरान बढ़ने के योग बनते हैं। फिर आते हैं 12 जुलाई से 25 अगस्त के बीच, लंबी टाइम है लेकिन महीने भर से ऊपर का टाइम है। उस दौरान क्या होगा? पंचम भाव और संघर्ष भाव के स्वामी की मित्र युति होने वाली है। दोबारा दोहराऊं, पंचम भाव और संघर्ष भाव यानी गुरु मंगल की युति होने वाली है। किस दौरान? 12 जुलाई से 25 अगस्त के बीच। ये अच्छा है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये अच्छा है यदि आप अपनी कोई तैयारी करें तो सफलता मिलने के योग हैं। इतना ही नहीं, इंटरव्यू वगैरह क्रैक करने के योग बनते हैं। और भी एडिशनल एडवांटेज, फाइनेंशियल एडवांटेज आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। त्रिकोणाधिपति इस कुंडली में जो बनते हैं वो बनते हैं गुरु और मंगल। वो दोनों त्रिकोणाधिपति लाभ भाव में युति करेंगे, वो भी बहुत बढ़िया योग है, ठीक है। और बृहस्पति जब लाभ भाव में होगा तो मंगल को भी देखेगा, या यूँ कहूँ पंचम और पंचम का स्वामी विद्या भाव और विद्या भाव का स्वामी गुरु से प्रभावित होगा, जो ये दिखाता है कि बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, दिमाग काफ़ी तेज़ी से दौड़ेगा और लाभ के भी योग बनते हैं। उससे दशम भाव में कर्म कारक शनि चल रहा होगा। इसी योग को दोबारा समझते हैं। अगर गुरु और मंगल की युति वृषभ में होगी तो उससे 10वें घर में शनि होगा। ये दिखाता है कि ये जितनी तारीफ मैंने अभी की उसमें अगर आप एफर्ट ज़्यादा करें, प्रयास ज़्यादा करेंगे तो एडवांटेज और ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि दोनों ग्रहों से 10वें घर में शनि का गोचर है जो कर्म का कारक है और कालपुरुष के लाभ भाव में गोचर कर रहा है, तो ये चीज़ नज़र आती है। इसके बाद सितंबर में तीसरे भाव का स्वामी ग्रहण में चला जाएगा, सूर्य केतु के साथ हो जाएगा। वैसे तीसरे भाव में ग्रहण पड़े तो उसको अच्छा माना जाता है, कहते हैं शत्रु पक्ष का दमन होता है, कम प्रयासों में सफलता मिलती है, ये इस तरह देखा जाता है। हमें ये भी देखना है कि धनेश भी ग्रहण में आ रहा है तो वहाँ पर पैसे के लिहाज से दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। अगस्त सितंबर में एक और चीज़ होने वाली है कि शुक्र महाराज जो कि चतुर्थेश हैं वो आपके तीसरे भाव में नीच होंगे और केतु से प्रभावित होंगे। ये दिखाता है कि इस दौरान अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील कर रहे हैं, कोई कार वगैरह खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, तो ध्यान से खरीदें, गलत निर्णय उसमें हो सकता है। और क्योंकि तीसरे भाव में केतु के साथ चतुर्थेश की युति है तो स्थान परिवर्तन के भी योग है। यदि आपका कोई इस तरह की जॉब है जिसमें चेंजेस और लोकेशन चेंजेस की संभावना बन सकती है तो इस दौरान वो होने के योग बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में दोनों त्रिकोणाधिपति आपके वक्री हो जाएंगे, और ध्यान से सुनिएगा, दोनों त्रिकोण के स्वामी यानी मंगल और गुरु दोनों वक्री होंगे साल के अंतिम पड़ाव में। अच्छी बात क्या है कि मंगल तो होगा अपनी नीच राशि में वक्री, और बृहस्पति होगा अपनी मित्र की राशि नहीं कहलाती, शुक्र की राशि में अगर गुरु बृहस्पति जाए तो दोनों ही ग्रह शत्रु और नीच राशि में वक्री हो रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि प्रयासों से यहाँ पर सफलता मिलने के योग है। एक तो ये भी बात है कि ये दोनों काम त्रिकोण, अगर आप गुरु को देखेंगे तो गुरु जो है वो आपके काम त्रिकोण में बैठा होगा। मंगल जो योग कारक है, इस कुंडली के लिए लाभदायक है, वो लगन में नीच होकर वक्री होगा। ये दोनों आपकी उन्नति को दिखाते हैं। शुरुआत के कुछ स्ट्रगल के बाद, शुरुआत में काम ना बने उसके बाद परिणाम अच्छा है, ये उसको इंडिकेट करते हैं। तो ओवरऑल कर्क लगन के लिए इस साल थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम भाव में अष्टमेश का गोचर है और बृहस्पति जिस तरह से गोचर कर रहे हैं, छठे का स्वामी अपने छठे जाना, तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो कोई नुकसान ज़्यादा नहीं दिखता है, बट पारिवारिक मामलों में, सेहत के मामले में ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। बाकी अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे सिंह के साथ और कन्या के साथ। प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी उसको हम बनाएं, और ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको अच्छा लगा। सामने चार्ट रख के उसके बारे में बताना, और भी कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।